नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और आज हम फिर चर्चा बिहार की ही करेंगे क्योंकि बिहार का ही सियासी तापमान गर्म है। नीतीश कुमार क्या करेंगे और नीतीश कुमार क्या सच में एनडीए में जाएंगे या फिर उन्हें कोई मना लेगा? लालू यादव जिद छोड़ देंगे कि तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। देखिए, तेजस्वी यादव पर ईडी की तलवार भी लटक रही है। आज लालू यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वे स्वास्थ्य कारणों से नहीं गए। राजनीति तो कर ही रहे हैं। एक और खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक हुई कल दिल्ली में और राहुल गांधी को यह जिम्मा दिया गया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दो टूक कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार का इंडी अलायंस में बने रहना बहुत जरूरी है। यदि नीतीश कुमार इधर उधर हुए तो बिहार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस की और भी ख्वाहिशें हैं, इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। और एक बात और कही जा रही है, नीतीश कुमार जिनका मन डोल रहा है, वे इस मामले में भी गंभीरता से सोच रहे हैं कि विधानसभा को भंग कर दें, चुनाव करा दें, मैंडेट प्राप्त कर ले। लेकिन मैंडेट किसके साथ प्राप्त करेंगे? अकेले तो कुछ हासिल होना नहीं है। अकेले जब लड़े हैं तो परिणाम क्या निकला है उन्हें पता है। तो भविष्य आरजेडी के साथ गाड़ी चलती रहेगी या एनडीए की गाड़ी पर वे सवार हो जाएंगे? अजीत जी से जो नई जानकारियां हैं वह प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब मनाने की बात आपने कही, वो कोशिश चल रही है, कई लेवल पर वो कोशिश चल रही है कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए। नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ललन सिंह को मना लें। सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव मान जाएं और ये जिद छोड़ें कि आप 15 जनवरी तक, मकर संक्रांति खत्म होते ही आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये मान मनोबल सब तरफ से चल रही है, और मान जी, मनोबल इसलिए चल रहा है चारों तरफ से क्योंकि अभी ठोस वो जो फैसला हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन में समय है। जो भी फैसला बिल्कुल। हुआ है, फैसले की बात हो रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो भी फैसला लागू होगा वो 14 जनवरी के बाद होगा। जी, हालांकि अब 14 जनवरी अब कोई फैसला लागू करना हो तो ये खरमास और ये सब क्या, ये नहीं देखा जाता है। अगर कोई फैसला लागू करना हो, आपको बताएं कि बगल में झारखंड में हर हमेशा मुख्यमंत्री खरमास में ही शपथ लेता है। दिसंबर में नहीं, चुनाव बिहार होता है। उदाहरण अजीत जी, बिहार उदाहरण है। सिवान में जब चुनाव लड़ाया जाना था, विधानसभा का चुनाव, तो अजय सिंह की शादी कविता सिंह से करा दी गई थी, जो अभी मौजूदा सांसद है, पहले विधायक बनी थी, जगमातो देवी की वधु और अजय सिंह की पत्नी। खरमास की बात तो आप जानती हैं, अब आप कह रहे थे झारखंड की बात। हाँ, झारखंड में हमेशा मुख्यमंत्री खरमास में ही शपथ लेता है। जी, चुनाव का शेड्यूल ऐसा है कि वो 15 दिसंबर के बाद नतीजे आते हैं और 25-28 दिसंबर के आसपास शपथ होती है, 28 दिसंबर 30 दिसंबर को। और अभी आपने देखा कि दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है खरमास में, अभी छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। तो जी, 28 मंत्री बने हैं और वो सब दिन दिखा करके, पंडित से तिथि निकलवा करके और तारीख दिन समय तय करा करके ही शपथ ली होगी उन लोगों ने भी। तो अगर हुँ, कोई फैसला इंप्लीमेंट करना है तो ये उसमें बाधा नहीं होगी। इस जी, फैसले को टालने का मतलब है कि अभी कहीं न कहीं कोई हिच है, कहीं कोई कोई मामला अटक रहा है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो मामला क्या अटक रहा है? वो वो कई एक-एक करके, हम लोग अभी आगे बात होगी तो वो और भी मामले उसमें आएँगे, लेकिन मामला कई चीज़ों पर अटक रहा है। जी, जैसे आपने कहा कि विधानसभा भंग कर देने का एक मामला है और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराने की बात है। अब लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराना नीतीश कुमार को तो बहुत सूट करेगा, उनके बहुत अनुकूल है ये। जी, वो इस ये पिछले 2020 से इस बेचैनी में हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। 2010 में वो एक नंबर की पार्टी थे 116 सीट के साथ। 2015 में वो दूसरे नंबर की पार्टी हुए 71 सीट के साथ। फिर वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए 43 सीट के साथ। तो ये बेचैनी उनकी है कि किसी तरह से हम, हमारी ये सीट बढ़े, हम पहले दूसरे नंबर की पार्टी हो। ये संभव है कि बिल्कुल। अगर वो चुनाव, अगर जैसे बात हो रही थी कि वो एनडीए के साथ चले जाएं और एनडीए के साथ जाकर के अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सीटों में बहुत बड़ा जंप आ जाएगा, बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। लेकिन अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अकेले लड़ने की भी बात कह रहे हैं कि अकेले किस्मत आजमा लिया जाए। तो ये बात नहीं चल सकती है ज्ञानेश्वर जी। ये बात आपने अभी कहा कि अकेले लड़के देखे थे, वो 16% वोट था और 2 सीटें मिली थी लोकसभा की, और ये तब था जब बहुत गुडविल थी नीतीश कुमार की।
तब बिल्कुल। हम एक-एक लोकसभा सीट हम उस समय घूम रहे थे हम लोग 2014 में, और हर व्यक्ति कहता मिलता था कि लोकसभा में मोदी को दे देंगे लेकिन विधानसभा में नीतीश को देंगे। अब नीतीश जी, वो सद्भाव जो 2014 वाला था वो गँवा चुके हैं। अब उनकी ना वैसी राजनीतिक लोकप्रियता उतनी है, ना उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा है, ना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में 10 तरह की खबरें आ रही हैं। तो अब वो जो पुण्यता थी उनकी, जो पुण्यता उनको 2015 में वापस फिर सत्ता में ले आई थी आरजेडी के साथ, अपने पीछे अपने कंधे पर बिठा करके उन्होंने आरजेडी को भी पुनर्जीवित कर दिया था। अब उनकी वो पुण्यता खत्म हो गई है। और जी, कोई आदमी, राजनीति बड़ा ब्रूटल गेम है, बहुत ब्रूटल गेम है। इसमें कोई दया मया का भाव कोई नहीं रखता है, सबको अपना फायदा देखना होता है। आज आज सब ये भूल गए हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों नीतीश के कंधे पर सवार होकर के सत्ता में लौटे। बीजेपी को भी अपने बीजेपी का आदमी इस एहसान को नहीं मानता है, वो कहता है कि हमने नीतीश कुमार को बनाया। इसको अदर वे जी, राउंड देखने की जरूरत है, नीतीश कुमार ने बनाया, नहीं तो जनसंघ के जमाने से ये जो उत्तर बिहार का इलाका था, इस इलाके में भाजपा जनसंघ का कोई आधार नहीं था। दक्षिण बिहार में जो झारखंड है वहां जरूर था, आपको सब ध्यान होगा, जब नया राज्य बना था बिल्कुल। तो झारखंड में इसलिए बीजेपी की सरकार बन गई थी क्योंकि उसको मैक्सिमम एमएलए उधर से जीत के आए थे। हुँ, तो हुँ। ये बात नीतीश कुमार का कोई एहसान नहीं मानेगा। उनका एहसान मान करके कोई उनको पुनर्जीवित करने नहीं जा रहा। अगर वो खत्म हो रहे हैं, तो सब चाहेंगे कि खत्म हो जाए। आरजेडी भी चाहेगी कि खत्म हो जाए, निपट जाए, ये मामला ही खत्म हो, जो फिर एक बार एक तरफ आरजेडी हो, दूसरी तरफ बीजेपी हो। बीजेपी भी चाहेगी, और ये हमारी बातचीत में बीजेपी के अच्छे-अच्छे नेताओं ने कहा है कि नीतीश फैक्टर को समाप्त करना है। तो कोई सद्भाव उनके प्रति नहीं नीतीश रखेगा। फैक्टर को समाप्त करना है। हाँ, नीतीश फैक्टर को जी, खत्म करना है। तो ये कोई एहसान नहीं मानेगा। एहसान इस तो माना ही नहीं जाता है पॉलिटिक्स में। तो नीतीश कुमार को ये सोचना होगा कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अकेले लड़ लेंगे और जनता उनके प्रति फिर उमड़ जाएगी, कोई प्रेम दिखा देगी, तो वो नहीं होगा। उनको एक जी, न एक बिल्कुल। पक्ष चुनना होगा, या तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएँ, रहें अभी जहाँ हैं वहाँ रहें, या फिर बीजेपी के साथ जाने का अगर फैसला उनकी पार्टी में हुआ है, जो हमारी जानकारी है, और वो फैसला हुआ है, उनकी पार्टी के जो अधिकतर नेता हैं वो चाह रहे हैं, उनको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा सुरक्षित दिख रहा है। लेकिन राजद के साथ वही है जो हम लोग परसों भी चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि उनके ऊपर जितने दबाव हैं, उन दबावों को जी, कैसे झेलेंगे, लालू यादव की तरफ से जो दबाव है। तो ये हुँ, उनके साथ दुविधा की स्थिति है, जो अब समय आ गया है, कल सारे लोग दिल्ली आ जाएँगे, और परसों उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो भी डिसीजन होगा, उससे एक चीज़ तय होगी। जैसे अगर वो 2-3 महीने से हम सुन रहे हैं कि ललन सिंह चाह रहे थे 2 महीने से कि हम छोड़ दें अध्यक्ष हमारा, आप अध्यक्ष बन जाइए या जिसको मन हो बनाइए। वो जैसे हटेंगे अध्यक्ष पद से, तो एक चीज़ तो साफ हो जाएगी कि आरजेडी के साथ नहीं रहना है। मौजूदा फॉर्मेशन में रहना होता, तो उनको हटाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये बहुत जी, कंफर्टेबल था ये फॉर्मेशन उनके रहने से। वो हटेंगे, उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया था, आप हम सब लोगों ने लोकसभा में उनका 16 मिनट का एक भाषण सुना था, क्या बढ़िया भाषण दिया था उन्होंने, इस सरकार को घेरने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर जिस तरह का अटैक किया था ललन सिंह ने। तो अब उस जी, स्टैंड से अगर उनको हटाया जाता है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी एंटी बीजेपी का जो स्टैंड था, उस स्टैंड से पीछे हट रही है। उस स्टैंड को अब कंप्रोमाइज करेगी बीजेपी। तो ये सब चीजें परसों के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पता चल जाएगी। अभी जो मनाने की बात है, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, स्मरण है हमको, आपको भी हो सकता है ध्यान हो, 2017 में भी नीतीश कुमार जब छोड़ के जा रहे थे, तो राहुल गांधी ने उनको फोन किया था। तब भी राहुल अच्छा, गांधी ने उनको मनाने की कोशिश की थी कि भाई आप मतलब क्या बात हो गई ऐसी। तो उस समय तक नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को कहा था कि नहीं नहीं सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और जी, जब जब आपको ध्यान है कि जब 1 साल पहले जब 2022 में वो वापस आरजेडी के साथ जब गए, तब उन्होंने अमित शाह को कहा था 2 दिन पहले कि नहीं नहीं सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स में कोई अपने पत्ते नहीं खोलता है। ये अभी भले सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ खरोंच तक नहीं है, ऐसा विजय चौधरी कह रहे थे कि हमारे अलायंस में खरोंच तक नहीं है, हमारी पार्टी में खरोंच तक नहीं है। लेकिन बहुत कुछ टूट बिखर रहा है पार्टी के अंदर। अब ये निर्णय का समय आ गया है, और जो दूसरे नेता हैं सब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अपनी पारी खेल चुके। वो लगभग 20 साल 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, और उसके पहले लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, तो वो तो अपनी पारी खेल चुके। अभी जो बहुत सारे नेता हैं उनको अपनी पारी खेलनी है, उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। तो वो चाह रहे हैं कि अभी डिसीजन हो जाए, और उनको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा सुरक्षित दिख रहा है, पार्टी के 80-85% या उससे भी ज्यादा नेताओं को।
तो अजीत जी, हम जो कह रहे हैं कि 80-85% जो नेता हैं वे एनडीए के साथ जाने के पक्षधर हैं, लेकिन एक बात और चल रही, जो आपने एक बात कही कि लालू यादव का दबाव है कि 15 जनवरी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, जो मेरी समझ है, नीतीश कुमार इसके लिए कतई तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे कि यदि हम एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए 2024 के चुनाव के पहले। लेकिन देखिए, अंदर खाने में जो खबरें चल रही हैं, अफवाह भी कह सकते हैं, चर्चा भी है कि तेजस्वी यादव पर ईडी का एक्शन अब तेज गति से होना है, ठीक वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुआ। और कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि खरमास के बाद या इसके इर्द गिर्द ही तेजस्वी यादव पर गाज गिर सकती है ईडी का। जो तेजस्वी यादव बार-बार कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है, मैं जेल जाने को तैयार हूं, और जो विरोध है, एनडीए का विरोध हम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसका कुभाजन हमें बनना ही पड़ेगा। तो क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तारी के करीब पहुंच गए हैं और यह एक बड़ा बहाना मिल सकता है नीतीश कुमार को इधर से उधर होने का? बिल्कुल, ये बहाना हम लोग जो उस दिन चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या कहेंगे नीतीश कुमार, तो इस जी। बार ये बहाना बीजेपी या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो उनको अवेलेबल करा सकते हैं, ये बहाना उनको उपलब्ध करा सकते हैं। अभी 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए और वो नहीं गए। 5 जनवरी को उनको दूसरा सम्मन है, उनको 5 जनवरी को बुलाया गया है। और जी। एक कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनको संभवतः 6 जनवरी के बाद वो विदेश कहीं बाहर जाने वाले हैं और इसकी परमिशन कोर्ट ने उनको दी हुई है, बाहर जाने की परमिशन उनको कोर्ट से मिली हुई है। तो ये जी। एक कॉम्प्लिकेशन है कि एजेंसी क्या कोर्ट में जाकर के उनके बाहर जाने की जो परमिशन है उनको उसको कैंसिल कराएगी, या एजेंसी किस तरह से इसमें प्ले करेगी। वो अगर करना होगा तब तो वो एक दिन का काम होगा, वो कर लेंगे लोग। लेकिन एजेंसी का जो एक्शन है वो एकदम दिखाई दे रहा है कि वो इमिनेंट है, वो होना है, जी। एजेंसी का एक्शन होना है। और वो हम्म। जैसे बीजेपी, ये पता नहीं लालू यादव भी इस बात को समझ ही रहे होंगे। जैसे ही वो अपनी सरकार बनाने की पहल तेज करेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की पहल तेज करेंगे, वैसे ही एजेंसी भी एक्शन में आ जाएगी। अभी अभी क्या बीजेपी, हम लोग कल परसों भी हम लोग ये बात चर्चा कर रहे थे और एक लाइन उसमें जी। ये आई थी कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यादव वोट अपनी तरफ करने के लिए एक बड़ा दांव चला है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। और हम्म। मोहन यादव के शपथ का प्रसारण हुआ था बिहार के अनेक गांवों में, जो यादव बहुल गांव हैं या दूसरे भी गांवों में, एलईडी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा करके बीजेपी ने उसका वो शपथ दिखवाई थी लोगों को। तो जी। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर वो तो मोहन यादव वाला दाव तो फेल हो जाएगा ना। जहां यादव बड़ी हम्म। आबादी है, जहां की बिहार में, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में, वहां तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बीजेपी जी। भी नहीं चाहेगी कि नीतीश की मदद से या नीतीश की पार्टी तोड़ करके तेजस्वी यादव किसी तरह से मुख्यमंत्री बने। लालू यादव का हम्म। ऐसा कोई भी प्रयास मुश्किल में डाल सकता है उनके परिवार के लोगों को। और हम आपको बताएं कि पिछली बार भी जब ये इस तरह का जब भी बात आती है ना, खाली झारखंड की बात, ये मतलब बिहार की बात नहीं है, किसी भी स्टेट में जब इस जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज होती है वैसे एजेंसी की एक्टिविटी भी तेज हो जाती है। कहीं भी हो जी। आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से पार्टी तोड़ी गई, शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके अलग किया गया। मतलब किसी एक पर एजेंसी का एक्शन करना है, किसी एक को बचाना है। तो ये इस तरह से बहुत जगह का आप ट्रेंड देखेंगे तो अनेक जगह। और सबसे क्लासिकल एग्जांपल ज्ञानेश्वर जी, अभी वही हम रिकॉल कर रहे थे, कश्मीर का है, जहां जी। जैसे ही 3 पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाने की कोशिश की, वैसे ही वहां विधानसभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और विधानसभा को भंग ही कर दिया गया जो पहले निलंबित स्थिति में थी। तो हम्म। बीजेपी अभी नहीं चाहेगी कि वहां कोई और अब दूसरा जो सरकार चल रही है इससे अलग कोई सरकार बने। हम्म। आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बनने देना चाहेगी बीजेपी। ये राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं रहेगा। तो इस बात को समझते हुए लालू यादव अगर दबाव कम रखे रहते, अब तो खैर वो स्टेज निकल चुकी है ज्ञानेश्वर जी, अगर पहले से उन्होंने दबाव कम रखा रहता और नीतीश कुमार जिस मिजाज के आदमी है उस मिजाज से उनको सरकार चलाने दिया होता, तो ये नौबत शायद नहीं आती। जी। हालांकि तब भी उनकी पार्टी के जो 80-85% जिन जो कह रहे हैं वो 90% भी हो कह सकते हैं। उन हम्म। सबकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीतिक। अब किसी का नाम नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन किसी को खुद चुनाव लड़ना है लोकसभा का, किसी को अपने बच्चों को चुनाव लड़वाना है, तो ये सारी चीजें उसमें इसमें नहीं फिट हो पा रहा है। इस अलायंस में वो सारी चीजें नहीं फिट हो पा रही हैं। तो उनको इस वजह से वो
चेंज करना है। तो एजेंसी की कार्रवाई अगर होती है तो उसके दो फॉल आउट हो सकते हैं ज्ञानेश्वर जी। एक फॉल आउट तो जी। ये है कि उससे जेडीयू को एक मौका मिल जाए कि भाई अब तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे लोग भी गिरफ्तार होंगे, अभी लालू यादव को भी अगला समन आएगा, परिवार के और लोगों को समन आएंगे, तो इस बहाने फिर से पिंड छूट जाए और बीजेपी जेडीयू की सरकार बन जाए, ऑल्टरनेटिव सरकार बन जाए। एक संभावना यह भी बन सकती है कि एक अव्यवस्था फैल जाए, क्योस हो जाए। क्योस जी। का मतलब है कि जो लोग अभी जेडीयू में जो 10-12%, 15% लोग हैं जिनको आरजेडी में अपना भविष्य दिख रहा है, उनमें अगर टूट फूट होती है तो उस अव्यवस्था, उस क्योस का फायदा उठा करके राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तरफ भी बढ़ सकते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव भले लोकसभा के साथ हो या उसके बाद कराए चुनाव आयोग, वो तो फिर चुनाव आयोग के अधिकार में चला जाएगा। तो अभी जी। कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि बहुत फ्लूइड सिचुएशन जिसको कहते हैं, कोई ठोस चीज नहीं है और बड़ी अस्थिरता का माहौल बन गया है, जिसकी तस्वीर परसों 29 तारीख के बाद कुछ साफ होगी। नहीं, ठीक है, साफ होगी। लेकिन एक सवाल यही उठता है, आपने पहले परसों भी कहा था कि नीतीश कुमार एक ऐसे शासक, प्रशासक, मुख्यमंत्री, राजनेता हैं, जो कई पावर हाउस पसंद नहीं करते हैं। और लालू यादव पावर हाउस बने हुए थे। किस तरीके से दरबार लगाते हैं, यह सबों को पता है। तेजस्वी यादव बदले हुए नेता हैं, नए जमाने के नेता हैं, नई सोच भी रखते हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो इसके बाद जो आरजेडी का पावर हाउस है, क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है, बिहार को पता है कि आरजेडी के भीतर 5 देवी देवता हैं। उनकी पूजा करनी होती है, तभी मिश्रित फल प्राप्त होता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीशा भारती। अब तो रोहिणी आचार्य का भी दखल होने लगा है, वह बिहार में कैंप कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव यदि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो फिर एक गहरा संकट लालू के परिवार में भी पैदा होगा। और फिर तेजस्वी यादव जो बिहार के भविष्य माने जा रहे हैं, या जो सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए, तो फिर तेजस्वी यादव जब जेल चले जाएंगे, तो उनके पीछे राजनीति को उनके परिवार में संभालेगा कौन? क्योंकि उनकी शादी के अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। बिटिया भी आ गई है, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, अभी क्रिसमस का पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो जब चुनाव करीब होगा, तेजस्वी यादव भीतर चले गए होंगे और लालू यादव पर सम्मान, लालू यादव पर भी तलवार लटकी होगी। तो ऐसी सूरत में आरजेडी के समक्ष तो बहुत ही गहरा संकट पैदा होना है। जी जी। हाँ, बिल्कुल ये संकट, और ये संकट तो राजनीतिक कारणों से पैदा किया जा रहा है। और आप समझिए कि ये लोकसभा चुनाव है, जी। बीजेपी का हमेशा ये गेम प्लान रहा है। आप हर स्टेट में देखिए, रीजनल पार्टीज के ऊपर तलवार लटका के रखने का। हर हर स्टेट में जो रीजनल पार्टी का जो तरफ है, उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें बीजेपी ने की हुई हैं। मैक्सिमम केसेज जो हैं वो बीजेपी जी। के राज में आने के पहले से हैं, पुराने केसेज हैं। उन केसेज में सिर्फ हम्म। एजेंसी की एक्टिविटी को उसने तेज कर दिया, उसकी जो सरकार है उसने एजेंसी की एक्टिविटीज तेज कर दी है। और जब समय आता है तब आप हम्म। आगे किसी आदमी को, जिसको आप अरेस्ट करना है कर लीजिए। मनीष सिसोदिया को कर लिया, संजय सिंह को कर लिया, और अब सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटक रही है। और अगर लगेगा बीजेपी के अपने फीडबैक में लगेगा, उसको जो ग्राउंड रिपोर्ट होगी कि अरविंद केजरीवाल मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगर वो बाहर रहते हैं, उनका जेल में जाना ज्यादा पॉलिटिकली सूट करता है, तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। चूंकि एजेंसी के पास सबके केसेस तैयार पड़े हुए हैं। वही लालू जी। यादव के यहाँ उनके परिवार की स्थिति है कि सारे केसेस तैयार पड़े हुए हैं, सारे केसेस, कोई एक दो दो केसेस में सारी फाइल बना करके रखी हुई है। और जिस दिन चाहे एजेंसी उस दिन अरेस्ट कर लेगी, और ये तय मानिए कि 1 साल 1.5 साल तक कोई जमानत नहीं होनी। तो जिस तरह के केसेज हैं, और जो आप देखिए जो क्या अभी आप शराब नीति वाले मामले में अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का जमानत रद्द करते हुए अदालत ने यहां तक कहा कि केस जेन्युइन लग रहा है। तो जी। अदालतें अब इस तरह की टिप्पणी भी कर रही हैं सुनवाई के और स्टेज से पहले कह रही थी पहले। कि मनी ट्रेल नहीं है ही नहीं, और पहले कह हाँ, रही थी मनी ट्रेल दिखता नहीं है। नहीं है। और अभी ट्रायल जी। फेज में भी नहीं है, जमानत पर सुनवाई करते हुए अदालतें कह रही हैं कि केस जेन्युइन लग रहा है। तो जी। अब इस पर कोई आदमी क्या कर सकता है? एजेंसी कह रही है हम्म। जेन्युइन है, तो कोर्ट भी करेगी जेन्युइन है। तो डेढ़ डेढ़ साल, साल 1.5 साल, उससे भी ज्यादा समय तक लोगों को जमानतें नहीं हो रही हैं। तो ये हम्म। अगर गिरफ्तारी होती है तो वो लंबे समय के लिए होगी। दूसरा झटका यहाँ यहाँ ये लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि सरकार पलट जाएगी, आप सरकार से बाहर हो जाएंगे। जी। सरकार में रहते हुए अगर आप जेल में रह रहे हैं, तब तो चलिए फिर भी गनीमत है कि आपके बिहाफ में कोई रबड़ स्टैंप आप बिठा दीजिएगा, तो उससे सरकार आप चला लीजिएगा। जी।
अगर सरकार में रहते तो पार्टी चला ही लेते ना, जैसे कि जिस तरह से आप बिल्कुल। देखें किस तरह से लालू यादव जेल में थे लेकिन सरकार चलाई, पार्टी चलाई, सब उन्होंने की, अपनी सरकार थी तो। या झारखंड में ही जब झारखंड की जेल में लालू यादव थे और वहां हेमंत सोरेन की सरकार आ गई तो वहां उनको सुपरिंटेंडेंट का बंगला मिल गया, रिम्स के सुपरिंटेंडेंट के बंगले में रहे और वो गेस्ट हाउस में वहां से पार्टी और सब कुछ चलाते रहे। तो अगर जी। सरकार रहती यहाँ तब तो फिर ये सारी सुविधाएं मिल जाती, लेकिन ये सरकार भी पलट जाएगी। जैसे एजेंसी की कार्रवाई होगी वैसे नीतीश कुमार तो बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी बैठी हुई है छोड़ के जाने के लिए। तो वो दोनों दोनों झटके एक साथ लगेंगे, फिर वो मुश्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन हमको लग रहा है कि एजेंसी की कार्रवाई के बगैर भी नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर एक सहमति अभी बनती दिख रही है है। कि बीजेपी के साथ जाया जाए, क्योंकि जी। पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं दिख रहा है मैक्सिमम लीडर्स का अपना इस फॉर्मेशन में। और ये जो अभी इन लोग देखिए, हम लोग को तो मान लीजिए हम लोग सर्वे नहीं करा रहे हैं, सीआईडी हम लोगों के पास नहीं है कि जो हमको रिपोर्ट करे, जिला प्रखंड स्तर से अधिकारी हम लोग को नहीं रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी फीडबैक जो आती है अपने रिपोर्टर्स की या अपने दोस्त लोगों की, जी। उससे बहुत बड़ा नेटवर्क है सरकार का। और सबको इसमें ये कहाँ तक है? सूचना मिली हो, सबको ये सूचना होगी कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबका अलायंस रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। जी। विधानसभा चुनाव जो जो लोग 2015 को पकड़ के बैठे हुए हैं कि 2015 में तो हम लोगों ने कमाल कर दिया था, तो वो हम्म। 2015 था। उसके बाद तो गंगा जी में बहुत पानी बह गया, पॉलिटिक्स बहुत आगे पहुंच गई उसके बाद। और अब उसके बाद लोकसभा का चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव होता तो फिर भी लोग वोट करते कि चलो हम नरेंद्र मोदी को थोड़े मुख्यमंत्री बनना है, हम लोग देखते हैं तेजस्वी या लालू यादव, नीतीश कुमार की राजनीति फिर भी चल जाती। लोकसभा चुनाव में ये बहुत मुश्किल है और इस बात को समझ रहे हैं जेडीयू के नेता भी। और उनको पता है कि अगर लोकसभा में 16 एमपी है, एक बड़ी ताकत होती है 16 एमपी की, ज्ञानेश्वर जी, जो जेडीयू की है। जी। अगर वो ताकत कम होती है, आप 8 पर आते हैं, 10 पर आते हैं, या कुछ भी उसमें सीटें कम होती हैं, तो फिर तो और बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार की कम होगी। फिर विधानसभा कैसे लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव में क्या उनकी हैसियत थोड़ी बढ़ जाएगी, वो तो और कम हो जाएगी। लालू यादव के पास बिल्कुल। गंवाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो जीरो पर है, वहां से उनको 5 सीट भी 8 सीट भी आती है तो उनका गेन है। वो 8 सीट हम्म। जीत जाए तो 800% का इजाफा है, और जी। नीतीश कुमार 8 हार जाए तो उतना ही 100% का उनको नुकसान है। तो ये बातें उनके भी दिमाग में है। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि एजेंसी की कार्रवाई तो ठीक है, एक उनको आधार मिल जाएगा, लेकिन वो कार्रवाई नहीं भी होती है, उसमें देर से होती है, बाद में कभी होती है कार्रवाई, तब भी एक डिसीजन हम लोग को एक हुआ पड़ा है, उसके अंदर एक फैसला हुआ है कि छोड़ दें, हम लोग छोड़ के बीजेपी के साथ चलते हैं। नीतीश कुमार उसके बीच में कहीं वही संभावना देख रहे थे अकेले लड़ने की, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के हिसाब से कि वो आत्मघाती है, वो हराकिरी हो जाएगी, वो आत्मघात करना हो जाएगा, सुसाइड करना हो जाएगा। तो नीतीश कुमार 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, जिस बात की बहुत संभावना है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे, जी। फिर किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। जैसे सीन से हटेंगे ललन सिंह, वैसे ही जो बातचीत रुकी हुई है, जिस मामले पर पेंच अटक रहा है, वो बातचीत वहीं से आगे बढ़ जाएगी। फिर वो, चूंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, ललन सिंह से तो बात नहीं हो सकती है। बीजेपी के बिल्कुल। बड़े नेताओं ने ये बात कही है हम्म। कि ललन सिंह से तो बात नहीं हो सकती है। उन्होंने एकदम हम्म। एंटी स्टैंड दिया हुआ है। हालांकि वो हम्म। मानेंगे पार्टी का जो फैसला होगा, वो भी मानेंगे, पार्टी के फैसले से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ करके चले जाएंगे आरजेडी के साथ, पार्टी अगर बीजेपी के साथ जाती है वो भी बीजेपी के साथ चल जाएंगे। लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो कोई नया चेहरा आएगा, उसके साथ बातचीत हो जाएगी। जो मुद्दे अभी पेच वाले हैं, 3-4 मुद्दे हैं, उन पर जी। जैसे सहमति बनेगी वो फैसला घोषित कर दिया जाएगा। 3-4 जो पेच हैं नहीं। वो आपको भी पता है। जी, तो ठीक है अजीत जी, लेकिन आपने कहा ललन सिंह जैसे ही हटेंगे बीजेपी के साथ खुली बातचीत शुरू हो जाएगी और तेजस्वी यादव पर एजेंसीज की कार्रवाई। हमने ये भी देखा जब महागठबंधन की सरकार बनी, ललन सिंह बहुत एग्रेसिव हुए बीजेपी के खिलाफ। आपने ही चर्चा की कि लोकसभा में उन्होंने जो 16 मिनटों का भाषण किया, किस तरीके से उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार को रगड़ा था, रेला था, कह सकते हैं। तब ललन सिंह के खिलाफ भी एजेंसीज सीधे तौर पर तो एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन उनके करीबियों को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ललन सिंह ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पास है क्या, मुझे जो कुछ प्राप्त होता है वह वेतन की राशि है या कृषि आय है। लेकिन हमने देखा, आपने सुना गब्बू सिंह क्या रेट हुई, बेगूसराय में कारू सिंह क्या रेट हुई, और वहां से ललन सिंह के खिलाफ ही कुछ साक्ष्य तलाशने की कोशिश भी की गई थी। तो जब ललन सिंह बीजेपी के साथ जाने के रास्ते में बाधक बने हुए हैं,
तो क्या तेजस्वी यादव के बाद ललन सिंह के खिलाफ भी एक्शन सेंट्रल एजेंसीज या फिर नीतीश कुमार की बातों को मानते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव ललन सिंह भी बीजेपी जेडीयू के अलायंस में ही लड़ लेंगे? नहीं, देखिए ललन सिंह का और नीतीश कुमार का साथ 5 दशक का है, 50 साल का है। जब दोनों अलग जी। भी हुए थे, तब भी कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि दोनों अलग हो गए हैं। हमने हम्म। नहीं सुना, आपने भी सुना होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि ललन सिंह भाषण देते थे नीतीश कुमार के खिलाफ और लोग हँसी में उड़ा देते थे कि अरे ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? तो हम्म। 5 दशक का साथ है, तो वो साथ तो नहीं छूटेगा। डिसीजन जो भी होगा पार्टी का, वो ललन सिंह मानेंगे। और जी। ललन सिंह के साथ उस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जो हमारी अपनी जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। देखिए, जिसको परेशान करना होता है उसके खिलाफ आजकल इनकम टैक्स की टीम नहीं जाती है, उसके खिलाफ ईडी की टीम हम्म। जाती है और सीबीआई जाती है। तो आपने जी। आपने जो कारू सिंह का नाम लिया, गब्बू सिंह का नाम लिया, ये सबके खिलाफ अभी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। तो ये बड़े हम्म। कारोबारी होने का लक्षण है, या कोई कारोबारी से और बड़ा हो जाता है जब इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। तो जी। और लंबा समय बीत जाने के बाद भी ईडी की एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब वो भी एक कहीं न कहीं प्रेशर टैक्टिक्स था, एक दबाव बनाने की योजना के तहत वो कार्रवाई हुई थी। कि जी। अगर कि नस दबाने का, जो हम आपके प्रोग्राम में एक बार और कहे थे, भजन लाल ने अपनी किताब में लिखा है कि उनको कैरम बोर्ड हम्म। का खेल बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि जिस गोटी जी। को मारना होता है सीधे उसको नहीं मारते हैं, किसी और गोटी को मारेंगे तो वो किसी और को जाके हिट करता है। तो ये पॉलिटिक्स में कैरम बोर्ड का खेल चलता रहता है। तो क्या पता कि ये नस दबाई गई हो, जिसकी तकलीफ हम्म। दूसरी जगह हुई हो, ये एक 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 दाव हो सकता है, और उतना ही दबाना है जितने पर प्राण न निकले। तो ये चीजें इसमें हुई हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई वहां स्थगित हुई पड़ी है। तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि ये बाहर नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे, और ललन सिंह कभी नीतीश कुमार से बाहर नहीं जाएंगे। और जी। एक दूसरा कास्ट का भी फैक्टर है, वो भी एक मैटर करता है। ललन सिंह जिस जाति से आते हैं, वो जाति जो सबसे ज्यादा समर्पित बीजेपी के प्रति जो जाति है, वो जाति है, जिसके लिए हम लोगों ने कई जी। बार ये लिखा भी और कहा भी कि एक तरह से वो जाति हम्म। बंधुआ हो गई है बीजेपी के लिए। बीजेपी जी। कुछ भी कर दे, लोग उसको वोट करते हैं, कुछ भी कर दे। हमने आपको बताया था एक प्रोग्राम में किसी समय कि झारखंड में एक ही भूमिहार एमपी थे और उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने, फिर भी सबने वोट दिया बीजेपी। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कास्ट का इक्वेशन ऐसा है जो बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी और और ललन सिंह उस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग इमोशनली उनके साथ, उस कास्ट, उनकी जाति के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो उसको जी। नाराज करने का नहीं, मतलब ये बीजेपी के अंदर ये सोच होगी कि उनको नाराज ना करें। तीसरी बात यह है कि उनके आसपास के जितने लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन जो उनके क्लोज हैं, हालांकि सब उनके पहले से, उनके सरकार में आने के पहले से सब लोग बिजनेस करते हैं और बड़ा बिजनेस करते हैं, दूसरी भी सरकारें रहती है तो उन लोगों का कारोबार होता रहता है, चलता है। लेकिन वो जी। सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लोग हैं। एक होता है ना कि अच्छा। हार्डकोर बिजनेसमैन आरजेडी का हो, बिल्कुल। कोई हम्म। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो हार्डकोर आरजेडी का हो, उस तरह के नहीं है ये सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं बीजेपी के प्रति। तो ये तीन चार हम्म। चीजें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि एजेंसी अभी उस तरफ नहीं देखेगी और उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी हमारी जानकारी भी है और ये समझ भी है कि अब ललन सिंह, नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा, पार्टी जो फैसला करेगी उस फैसले को मानेंगे, उस फैसले के साथ रहेंगे। बल्कि ये भी हो सकता है कि आगे बढ़ के उस फैसले को इंप्लीमेंट भी कराएं। अभी जो भी बाधा है वो सारी बाधा दूर हो जी। जाएगी, वो हो सकता है कि उस फैसले को इंप्लीमेंट भी कराएं आगे बढ़ के। चलिए, एजेंसी क्या ध्यान में ललन सिंह की ओर नहीं जाएगा। फिर से हम कांग्रेस पर चले आते हैं। कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने 10 सीटों का दावा किया। अब तो बात ही दूसरी तरफ चल पड़ी है और यह भी कहा गया, देखिए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे, रंजीता रंजन थी, मदन मोहन झा थे, शकील अहमद खान थे, तमाम कांग्रेस के बिहार के जो नेता हैं, 10 सीटों के बारे में बताया गया। पुराने नेताओं की ही बात हो रही है या फिर उनके वंशज की बात हो रही है। और एक बात यह भी कही गई कि देखिए, होता ये है कि अलायंस में कि हमें सीटें तो दे दी जाती है लेकिन आखिरी में सीटें दी जाती है, केवल गिनती के लिए, और सीटें वो मिल जाती हैं जो हारना तय है। तो अब तो बात दूसरी तरफ जा रही है। इसलिए कांग्रेस की मीटिंग में कहा, शकील अहमद खान ने कहा, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा, आपने देखा ही कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार होने ही नहीं दिया।
तेजस्वी यादव के मत थे, वे दोष देते रहे कि भाई उन्हें फैसला करना है। अखिलेश सिंह 2 सीटों की बात कर रहे थे कि 2 मंत्री बनने चाहिए। तो ऐसी सूरत में अब तो हमें नहीं लगता कि बिहार में सीट बंटवारे पर अभी फिलहाल महागठबंधन या इंडिया अलायंस में कोई चर्चा होनी है। देखिए क्या पता ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस के नेता 10 सीट मांग रहे थे तो उनको 10 सीट मिल ही जाए। अब जब हम्म। नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएंगे और आरजेडी जी। कांग्रेस को अकेले लड़ना होगा, तो जिसको जितनी सीटें लड़नी है उतनी लड़ ले, क्या सीटों की कमी थोड़ी रह जाएगी। विधानसभा में भी जी 70 जी। सीट लड़ गई थी कांग्रेस पार्टी। हम्म। तो वो तो लड़ने के लिए सारी सीटें ही अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए जी जब बिल्कुल अलायंस बिल्कुल। में लड़े थे, जब नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस जब मिलकर लड़े थे तो सिर्फ 43 सीट कांग्रेस लड़ी थी और 27 जीत गई थी। जब जी। नीतीश कुमार नहीं थे तो 70 सीट लड़ी और 19 सीटें मिली। हम्म। तो वो तो कोई उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आप 10 सीटें लड़िए। ये जो बात, दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 सीट मांगने का, कोई कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीट मांग रही है और कायदे के जी। कैंडिडेट उस 5-7 सीट पर नहीं मिलेंगे। तो बिहार में 10 सीट हम्म। मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। वो सीटें आपने भी बताई हुई हैं, कई बार आइडेंटिफाइड है सीटें, जहां 4-5 सीट जहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। जी। उसके अलावा उसके हम्म। पास सीटें नहीं है। तो वो तो मांग रखती है पार्टियां अपना कि तोप का लाइसेंस अप्लाई करो तो पिस्तौल मिल जाती है, तो मिल जाए तो पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाए। उस तरह से 10 मांगिए तो आपको अगर 4 मिल जाए। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस रहे तो 4 सीटें बहुत ज्यादा हैं, कांग्रेस को उससे ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। लेकिन जी। अगर चले जाए नीतीश कुमार तो आप 10 लड़िए। अब 10 लड़िए। इसकी दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शकील अहमद हम्म। खान ने कही कि नीतीश कुमार को मनाइए, किसी तरह से उनको अलायंस में अपने साथ रोक करके रखा जाए। उन्होंने जी। पहल की थी, उन्होंने बल्कि उस मीटिंग में नीतीश कुमार की भूमिका की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमको इस बात के लिए उनका आभार मानना चाहिए, ग्रेटिट्यूड मानना चाहिए है कि उन्होंने सारी पार्टियों को एकजुट किया, देश भर की पार्टियों को नीतीश कुमार ने, हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए है और कोशिश जी। करनी चाहिए कि वो रहे। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम्म। कि वो रहे। अगर वो खाली रहते हैं नीतीश कुमार उस अलायंस में तो सबको फायदा होगा। बिल्कुल। आरजेडी को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा, लेफ्ट को भी कुछ फायदा हो जाएगा। वो चले गए तो सबका नुकसान होगा। अब नीतीश कुमार को यह सोचना है कि वो बाकी सबका फायदा कराने के लिए अपना कुछ नुकसान कराते हैं या अपना फायदा कराने के लिए बाकी के नुकसान की चिंता नहीं करते हैं। बिल्कुल कांग्रेस की सही तरफ बात से ये कोशिश होनी चाहिए थी कायदे से, और पहले से होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार पर किसी तरह का दबाव नहीं आए। है। जी। देखिए नीतीश कुमार इस अलायंस में आकर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम्म। जिस अलायंस को छोड़ के आए थे, वो अलायंस भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़के जीता था। बिल्कुल। पिछला चुनाव 2020 का चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा गया था, चाहे इस अलायंस में आ हम्म। जाए या उस अलायंस में आ जाए। ये फैक्ट नहीं बदल जाएगा, ये तथ्य नहीं खत्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट किया। नीतीश कुमार को 43 सीटें आई थी। ये इसमें नीतीश कुमार की कोई शर्म की बात नहीं होती है, नहीं है उनके लिए शर्म की बात। नीतीश कुमार कितने लोगों से लड़ रहे थे उस समय, और लालू जी। यादव और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की ताकत से लड़ रहे थे। वो चिराग पासवान से लड़ रहे थे और चिराग पासवान के पीछे खड़ी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे वो, और इसके बावजूद वो 43 सीटें लेकर के आए। ये नीतीश कुमार की ताकत थी अपनी, जो वो इसके बावजूद जीते, इतनी बड़ी ताकतों से लड़ करके जीते। तो उनको मुख्यमंत्री, वो स्वाभाविक मुख्यमंत्री थे। अगर जी। उनके ऊपर कांग्रेस को यह प्रयास करना चाहिए था कि आरजेडी इस बात को स्वीकार करे कि वो स्वाभाविक मुख्यमंत्री हैं और वो 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे प्रशासन का हो चाहे राजनीतिक को, ये दबाव नहीं होना चाहिए था। अगर उनके लोगों के ऊपर आपने उनके लोगों को असुरक्षित किया, उनके मन में असुरक्षा का भाव पैदा किया कि भाई आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लोगों ने यह सोचना शुरू किया, तभी तो ये बात शुरू हुई कि बीजेपी के साथ चलते हैं जहां हम ज्यादा सुरक्षित हैं, हमारा राजनीतिक बिल्कुल भविष्य सही। ज्यादा सुरक्षित है। जी अब जी। अगर कांग्रेस पहल करती है तो उसमें भी कांग्रेस देर कर चुकी है। कांग्रेस के पास अब मनाने का स्टेज हमको लगता है कि निकल चुका है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी डील पर्दे के पीछे हो, वो जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी। अब जी। मनाने का स्टेज निकल गया। अब काफी हद तक पार्टी के का जो बहुसंख्यक नेता हैं वो मन बना चुके हैं। वो नेचुरल तरीके से अपने को बीजेपी के साथ एलाई मानते हैं, बीजेपी के करीबी मानते हैं, बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। अब जो तीन चार चलिए। पेच है, तीन चार हम्म। पेच हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बने रहेंगे या उनकी जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी बहुत डेस्परेट है कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री का एक पेच है कि आपका या हमारा, दूसरा पेच चुनाव, विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ या लोकसभा के बाद। तो ये जी। 2 पेच मुख्य हैं, ये निकल जाएंगे, सब बातें हो जाएंगी। ये 29 के बाद ये सब चीजें होंगी।
चलिए, तो ये पेच कैसे सुलझता है और जो बातें आगे बढ़ी हैं, वो बातें आगे कहाँ तक जाती हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं या बने नहीं रहते हैं, मेरी समझ में तो लगता है बने ही रहेंगे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बिहार अभी चर्चा में रहेगा और इन चर्चाओं के साथ आपको हम जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।